जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी कर रहे थे। विश्वास है कि 9th लेक्चर्स तक जो है आपको क्लासें बहुत बेहतरीन समझ में आई होगी और आप लोगों ने जो 9th लेक्चर तक की क्लासों को जो प्यार दिया है, मुझे विश्वास है कि आप ये 10th लेक्चर को भी उतना ही प्यार देंगे और उसी प्यार के साथ जो है आप जो प्यार देते हैं उससे हमें एक बेहतरीन एनर्जी मिलती है और हम उस एनर्जी से जो है आपके लिए और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और वह जो वर्क होता है शायद आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो फिर हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10th लेक्चर। जो भी बच्चे क्लास में अभी जुड़ रहे हैं उनसे मैं एक बात कहूँगा कि आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जो है सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत जो है बेस्ट नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 9 तक की जो है कंटिन्यूअस जो है लेक्चर को देखें और उसी के क्रम में 10th लेक्चर को भी देखें। आपको एक बेस्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ज्ञान हो जाएगी। और आज का टॉपिक्स होगा मेरे बाबू इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज को हम लोग कैसे सीखेंगे, यानी एक चार्ज के आसपास में और भी सारे चार्ज हों तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो है कितना होगा ताकि वो पार्टिकल बैलेंस्ड होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। यानी ये आपका जो है आज का मेन टॉपिक्स रहेगा और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शुरुआत भी होगी। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस पे चलते हैं, लेकिन सिलेबस पे चलने से पहले करगी संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है, वो ही इस संसार को बदलता है। और जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो चलिए आप भी सूर्य बनकर निकलें और लगे रहें, जुड़े रहें इस 5 व्हील के साथ और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की ओर। तो आज के लिए सब बेस्ट टॉपिक से आपके लिए इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज, यानी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई सिस्टम ऑफ चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में हो, यानी संतुलन में हो, बैलेंस हो, तो क्या कंडीशन हो सकता है, हम लोग इस बात को सीखेंगे। ये बहुत शानदार टॉपिक से मेरे बाबू, नीट या जेई के दृष्टिकोण से बेस्ट टॉपिक से, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को स्किप नहीं किया। ये टॉपिक्स जो हैं आपको आने वाले एक्सरसाइज के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या पोटेंशियल वगैरह है, उसमें भी आपको जो है बहुत बेहतरीन एक बेसिक बात जो है सिखाएगा, एक बेस बनाएगा आपका, जो जिसका यूज आप उस चैप्टर में भी कर सकते हैं। साथ साथ इसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप इस टॉपिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं। ये मेरा वादा है कि मैं आपको सिखा दूंगा। क्या आप सीखना चाहते हैं? क्या आपके एग्जाम में आए तो आप इसका क्वेश्चन बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बने? यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो जुड़े रहें 5 व्हील के साथ, कंटिन्यूअस जुड़े रहें। आपसे प्रत्येक कॉन्सेप्ट के लिए जो है बेहतरीन ट्रिक टेक्निक से जो है आपको बातें सिखाई जाएंगी और वो चीज़ें जो है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट साबित होगा। तो हम लोग देखते हैं इस इक्विलिब्रियम को। सबसे पहला टॉपिक्स होगा कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज, यानी अगर कोई चार्ज बैलेंस है, संतुलन में है, तो ऐसा कब हो सकता है। आप देखोगे बाबू मेरे कि कोई भी चार्ज बैलेंस तब होगा जब उस पर नेट फोर्स 0 हो, यानी नेट फोर्स का वैल्यू यदि 0 है तो पार्टिकल बैलेंस होगी। इवन कोई अदर भी पार्टिकल है मेरे बाबू, कोई जरूरी नहीं कि चार्ज पार्टिकल ही, कोई अदर भी पार्टिकल है और उस पर नेट फोर्स 0 है तो अब बैलेंस होगी, इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए
कंडीशन विश्वास से कि आप याद रखेंगे कि नेट फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। मेरे लाल लालियों, आप कमेंट करके बताएं कि कोई भी पार्टिकल अगर बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना बाबू। बहुत सारे बच्चों का बेहतरीन कमेंट आ रहा है, और ये देख करके, आपकी कमेंट देख करके ना दिल खुश हो जाती है। दिखता है कि हमारा जो है मेहनत बेकार नहीं है, आप घर बैठे सीख रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं कि बट अगर कोई पार्टिकल बैलेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कारण जो है पूरी सिस्टम बैलेंस हो। सिस्टम में और पार्टिकल में डिफरेंस होता है। आप देखो मेरे बाबू, आपके सामने यहाँ पर ये 3 पार्टिकल्स दिखाए गए, 3 पार्टिकल्स। मान लेते बाबू मेरे कि ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है और ये पार्टिकल सी है। यदि पार्टिकल ए बैलेंस हो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि पार्टिकल बी और पार्टिकल सी भी बैलेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हों, और उन 100 बच्चों में एक ऐसा बच्चा है बाबू मेरे जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। आप यूं समझे कि बिल्कुल साइलेंट है, वो किसी से कोई लेन देन नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम अपने जगह पर जो साइलेंट बैठा है, यानी बिल्कुल इक्विलिब्रियम जैसे सपोज करिए कि किसी क्लासरूम में जो है एक टेबल जैसे पड़ी हुई है, बेंच जैसे पड़ा हुआ है, उसके सिचुएशन में लड़का भी बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। तो क्या आप मानते हैं कि पूरी क्लासरूम जो है बैलेंस है, यानी पूरे क्लासरूम के सारे बच्चे साइलेंट हो सकते हैं? ऐसा नहीं ना हो सकता है मेरे बाबू। हो भी सकता है मे बी, और ये हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। यानी ये चांस है कि एक बच्चा अगर बैलेंस है, एक बच्चा बिल्कुल जो है साइलेंट है, तो पूरी क्लास साइलेंट हो भी सकती है और पूरी क्लास जो है साइलेंट नहीं भी हो सकती है उस बच्चे को छोड़ करके। तो अगर कोई एक पार्टिकल किसी सिस्टम में सिचुएटेड बहुत सारे पार्टिकल्स हों और उसमें से अगर एक पार्टिकल बैलेंस है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो पूरी सिस्टम जो है अनबैलेंस भी हो सकती है उस पार्टिकल को छोड़ के, और ये भी हो सकता है कि पूरी सिस्टम बैलेंस भी हो सकती है। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ध्यान देंगे। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, मैंने इस बात को यहाँ लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे कि बट सिस्टम इज मे और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। कोई चार्ज पार्टिकल अगर बैलेंस है, डेट मीन्स उस पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये है कि वो चार्ज पार्टिकल जिस सिस्टम का एक पार्ट है, वह सिस्टम बैलेंस भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो अनबैलेंस भी हो। यानी कह रहा है कि द सिस्टम इज मे और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, यानी वो बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपके क्लासरूम का एग्जाम्पल बताया। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल बैलेंस कब माना जाएगा? जब उस पर नेट फोर्स 0 है। आप याद रखेंगे इस बात को। अब आइए इस बात को ध्यान देंगे, टॉपिक्स को, हेडिंग को देखेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम, यानी कोई सिस्टम बैलेंस कब हो सकता है मेरे बाबू? मेरे लाल लालियों, आप बताओगे कि कोई सिस्टम बैलेंस कब हो सकता है? कि जब उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, उस पूरी पार्टिकल्स का नेट फोर्स, यानी पूरे सिस्टम का नेट फोर्स 0 हो, तब वह सिस्टम बैलेंस होता है मेरे बाबू। तो आप ये ध्यान देंगे ये टॉपिक्स पे। कह रहे कि कोई भी सिस्टम जो है, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम, यानी कोई सिस्टम का मतलब होता है जिसमें मोर देन 1 पार्टिकल्स हो, उस अरेंजमेंट को सिस्टम कहते हैं। तो अगर कोई सिस्टम बैलेंस है, इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो नेट फोर्स है उसका वैल्यू 0 है। यानी पूरे सिस्टम का नेट फोर्स अगर 0 है तो वो सिस्टम बैलेंस माना जाएगा। तो आप इस कंडीशन को भी याद रखेंगे और आप कमेंट करके बताएं कि कोई भी सिस्टम का बैलेंस माना जाएगा जब उस सिस्टम का नेट फोर्स 0 होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम माना जाएगा, और जब किसी इंडिविजुअल पार्टिकल को बैलेंस की बात की जाएगी तो कोई सिस्टम जो होगी बैलेंस कब मानी जाएगी बाबू?
जब उस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो जाए तो सिस्टम बैलेंस होगी, और पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो पार्टिकल बैलेंस होगी। आप इस बात को समझ गए होंगे। आप इसको देखेंगे कर कि डेट इज इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सिस्टम विल आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कोई भी सिस्टम बैलेंस होती है तो इसका मीनिंग है कि उस सिस्टम में अवेलेबल ईच पार्टिकल जो है बैलेंस होता है, यानी पूरी सिस्टम का नेट फोर्स जीरो होता है तो अब वो सिस्टम बैलेंस मानी जाएगी। अदरवाइज अगर एक भी पार्टिकल अनबैलेंस हो, यानी एक भी पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो, तो फिर वह सिस्टम बैलेंस नहीं मानी जाएगी मेरे बाबू। तो आप समझ गए होंगे कि सिस्टम बैलेंस कब होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कर कि इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कुछ कंडीशन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये एक तरह का प्रॉब्लम है बाबू मेरे, ये प्रॉब्लम है। यूं समझे कि आज के लिए प्रॉब्लम नंबर 1 है। कह रहे कि कुछ कंडीशंस आपके लिए दिए गए हैं, आप उस कंडीशंस को याद रखेंगे। कह रहे कि इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल Q फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल Q फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। आपको फिगर दिए जाएंगे, आप यहाँ बोर्ड पे देखें, आपको फिगर दिया गया है। एक चार्ज पार्टिकल ये है, शायद ये एक प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है प्लस ई में, एक चार्ज पार्टिकल ये दूसरा है जो प्रोटॉन्स के चार्ज के 4 टाइम्स है, और इसके बीच की डिस्टेंस दी गई है कितना बाबू मेरे, r दी गई है। अब कह रहा है कि कोई थर्ड चार्ज पार्टिकल है Q, ये बैलेंस कब होगा आपको बताना है। कह रहे कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द चार्ज Q सो दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q इज जीरो, यानी Q जो है उस पर नेट फोर्स जीरो हो, डेट मीन्स Q जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मीनिंग है कि उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। क्वेश्चन को देखेंगे फिर से, आपके साथ कुछ करने, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। करेंगे फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल Q फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, यानी Q जो है उसके संतुलन के लिए Q का पोजीशन बताना है। करे कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ चार्ज Q सो दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द Q इज जीरो, यानी Q पर जो है नेट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसका वैल्यू जीरो हो, उसके लिए उसका पोजीशन क्या होना चाहिए। आप इस कंडीशन को देखेंगे, इसको आप मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज Q है, इसको मान लीजिए +4e है, और इसके बीच की दूरी r है, तो आप Q को किस पोजीशन पे रखेंगे ताकि उस पर नेट फोर्स जीरो हो। ऐसे मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगा, बट आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कह रहा बाबू मेरे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल, सपोज कीजिए कि हम लोग इस पोजीशन पे रखते हैं, बात को समझिएगा मेरे बाबू, इसके बीच की डिस्टेंस को कितना दी गई है, r। कोई बच्चा कहे कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को हम लोग इसी के लाइन में हम लोग इधर बाहर भी तो रख सकते हैं, इधर भी तो रख सकते हैं। कोई बच्चा कहे कि हम लोग इधर भी तो रख सकते हैं। तो हम लोग बारी बारी सीखेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि किस पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है। तो चलो बच्चों, हम लोग एक बार सोचते हैं कि इस थर्ड चार्ज पार्टिकल को, यानी जो कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल है, इसको हम लोग इस पॉइंट पे रखते हैं। अब आपको बताना है कि नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है। तो आप यूँ समझो कि ये जो +4e चार्ज है ये तो प्लस है, ये Q भी प्लस है। तो जैसा कि आप जानते हो कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, क्या करता है मेरे बाबू, रिपेल करता है। तो आप बताओगे कि इस यानी 4e चार्ज के कारण जो Q पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन आप बताओगे।
तो सीधी सी बात है बाबू, अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड होगा। मान लो बाबू मेरे कि इसको हम लोग चार्ज नंबर 1 मान लेते हैं, इसको चार्ज नंबर 2 यानी इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को Q2 मान लेते हैं और इसको हम लोग Q3 मान लेते हैं। तो आप देखोगे कि Q2 जो है, Q2 के कारण जो Q3 पर फोर्स लग रहा है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। आप इस फोर्स को कह क्या सकते हो, आप इस फोर्स को बोल सकते हो कि फोर्स ऑन 3 और ड्यू टू 2 यानी F32, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। और आप देखोगे कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड है। फिर आप सोचो कि ये Q1 भी तो पॉजिटिव है मेरे लाल लालियों, Q1 भी तो पॉजिटिव है, तो Q1 जो है ये भी तो Q3 को रिपेल करेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि Q3 पर जो है यानी Q1 के कारण लगने वाले फोर्स की अगर बात की जाए, मान लो बाबू फोर्स को हम लोग इस ऐसे डिफरेंट कलर से मैं दिखा रहा हूँ, आप इसी के पैरेलल दिखा सकते हैं, आप उसी लाइन पे भी दिखा सकते हैं। सपोज करो कि ये Q1 के कारण लगने वाला फोर्स है, यानी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 की बात किया जाती है, ये भी उसी डायरेक्शन में है। आप बताओ ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लगता है कि आपको ये नेट फोर्स 0 होगा? क्या एफ नेट 0 होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ एफ नेट कितना होगा मेरे बाबू? एफ नेट का जो वैल्यू है, एफ नेट कितना हो सकता है मेरे बाबू? तो ये F31 और F जो है आपका 32 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं होगा। डेट मीन्स पार्टिकल जो होगी इस पोजीशन पे बाइलेंस नहीं होगी, यानी यह जो पोजीशन है यहाँ पे पार्टिकल बाइलेंस नहीं होगी। तो फिर हम चेक करते हैं कि इस साइड में क्या सिचुएशन है। राइट साइड में तो बाइलेंस नहीं होगी, तो क्या लेफ्ट साइड में बाइलेंस हो सकती है? क्या लेफ्ट साइड में हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो मेरे बच्चों, मान लो कि हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट चुनते हैं, तो ये कैपिटल Q डेट मीन्स Q3 को अगर हम लोग यहाँ पर सोचें, Q3 को अगर हम लोग इस पॉइंट पे सोचें, तो Q1 के कारण जो Q3 पर फोर्स लगेगा मेरे बाबू ये आउटवर्ड लगेगा। ये फोर्स हो जाएगा आपका F, यानी ये फोर्स हो जाएगा आपका मेरे बाबू, ये फोर्स हो जाएगा F31 आउटसाइड हो जाएगा। और फिर आप ये देखोगे कि Q2 जो है पार्टिकल, यानी Q2 जो है वह भी Q3 पर फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, चूँकि दोनों पॉजिटिव है। तो ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 की बात की तो ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्या इस कंडीशन में नेट फोर्स 0 होगा? बिल्कुल नहीं। इस कंडीशन में भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट करती है मेरे लाल लालियों कि जब भी दो सेम नेचर के चार्ज हो, यानी अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, तो कोई थर्ड चार्ज पार्टिकल जो है इसके किसी एक साइड में रख दिया जाए तो उस कभी भी बाइलेंस नहीं हो सकती है, वह इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती है। तो चलो हम लोग इसके बीच में रख के चेक करते हैं। अब मान लो कि इसके बीच में हम लोग इसको किसी पोजीशन पे रखते हैं। सपोज करो कि छोटा वाला जो चार्ज है यहाँ से x डिस्टेंस पे रखते हैं। आपको तो पता है ये टोटल दूरी कितनी है, r है। मान लो मैं यहाँ से x पर रख देता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बाबू मेरे? ये r माइनस एक्स हो जाएगी, ये r माइनस एक्स हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस होगी बड़े वाले चार्ज से वो r माइनस यानी Q2 से r माइनस एक्स हो जाएगी। अब आप बताओगे मेरे बाबू कि जो Q1 चार्ज है हमने Q3 को डेट मीन्स Q3 को यहाँ रख दिया है, Q3 को बीच में किसी पॉइंट पर रख दिया है, तो जो Q1 चार्ज है उसके कारण जो Q3 पर फोर्स लगेगा ये आउटवर्ड होगा, यानी ये होगा मेरे बाबू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस साइड में होगा। और जब Q2 के कारण इस पर फोर्स की बात करेंगे, Q2 के कारण जब इस पर फोर्स की बात करेंगे मेरे बाबू, तो ये जो है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 और इसका डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ नेट फोर्स क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि नेट फोर्स कितना मेरे लाल लालियों,
तो नेट फोर्स कितना थे F31 प्लस F32 हो जाएगा, F31 प्लस F32 हो जाएगा मेरे बाबू। यानी फर्स्ट पार्टिकल के कारण लगने वाला फोर्स प्लस सेकंड के कारण लगने वाला फोर्स। आपको दिख रहा है कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो फॉर इक्विलिब्रियम आप क्या करोगे बताओ मेरे बाबू? फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट का वैल्यू कितना मेरे बाबू? एफ नेट का वैल्यू 0 हो जाएगा। एफ नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब आप बताओगे एफ नेट 0 होने का मीनिंग है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। विश्वास है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए यानी इक्विलिब्रियम में होने के लिए एफ नेट कितना होना चाहिए बाबू मेरे? 0। आप यहां देखोगे एफ नेट की बात करूं तो मैं F31 प्लस F32 इक्वल टू 0। आप देखो मेरे बाबू, क्या ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है? क्या ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है? तो जब अपोजिट है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है मेरे बाबू। यदि ये अपोजिट है तो फिर आप वैल्यू इसका रख दो, इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग। देखो मेरे बाबू F21 और F31 और F32 का। तो F31 की बात करूं मैं बाबू, इसके बीच में फोर्स, तो तुम क्या लिखोगे? Q इंटू ई बाई डिस्टेंस कितना लिखोगे मेरे बाबू? x लिखे हुए हैं, ये x लिखे हुए हैं तो आप x² लिखोगे। मैग्नीट्यूड में मैं मानता हूं इसका डायरेक्शन इधर है, अगर इस डायरेक्शन को प्लस मानेंगे मेरे बाबू तो ये माइनस हो जाएगा। आप इसको लिखोगे माइनस में कितना बताओ मेरे बाबू? तो Q इंटू 4e बाई डिस्टेंस इसका कितना लिखोगे? r माइनस एक्स का स्क्वायर, ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। यहाँ माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आप इसको इस साइड रख दो, शिफ्ट कर दो। ये Q इंटू ई बाई एक्स स्क्वायर फिर आप इसका वैल्यू कितना लिखोगे मेरे बाबू बताओ? ये Q इंटू 4e बाई कितना मेरे बाबू? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखो तो इसमें कौन कौन सी बातें कैंसिल हो रही है एक दूसरे से? कौन कौन सी बातें? तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा। फिर बताओ ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 4 बाई कितना मेरे बाबू? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको जो है थोड़ी सी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा और यहाँ लिख देता हूँ, आप देखना। ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आप इसमें से 2 कॉमन ले लो तो इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो ये r माइनस एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हो मेरे बाबू? ये 2x लिख सकते हो। x को आप उधर भेज दो, तो x का उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 3x। डेट मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया मेरे लाल लालियों? x इक्वल टू हो गया r/3, यानी जो थर्ड पार्टिकल की पोजीशन होगी वो छोटे वाले पार्टिकल से r/3 पर हो जाएगी, और बड़े वाली पार्टिकल से पूछेगा तो तू r माइनस कर देना, 2/3 r हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बैलेंस कंडीशन में। चलो मैं बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बनाना। थोड़ा सा मैं इधर उधर लिख दिया हूँ तो आप वीडियो को एक बार रिव्यू करके फिर देखना, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आ जाएगी।
बिल्कुल इसी के पैरेलल एक और क्वेश्चन है बाबू मेरे, आप इसको देखो, इसको बैलेंस, इसको बनाने की कोशिश करो। यहाँ देखो ये -e चार्ज है, ये +4e चार्ज है, बीच की डिस्टेंस r है। बिल्कुल क्वेश्चन वही है, उसी का B नंबर क्वेश्चन है ये। और आपसे पूछ रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q, कोई चार्ज पार्टिकल प्लस में कैपिटल Q है मेरे बाबू, मान लो उसको हम लोग Q3 मान लेते हैं। तो Q3 को बैलेंस होने के लिए आपको उसका पोजीशन देना है कि किस पोजीशन पे Q3 के ऊपर जो है Q3 बैलेंस हो सकती है, यानी नेट फोर्स 0 हो सकता है। आपके सामने ये कंडीशन दी गई है, आप इसको Q1 एक्सेप्ट कर लो, आप इसको Q2 एक्सेप्ट कर लो, और ये Q3 इक्वल टू कैपिटल Q है। आपको इस Q3 का पोजीशन बताना है जहाँ पर वह Q3 बैलेंस हो सकती है। तो चलो आप ट्राई करो, कितने बच्चे इसको बना सकते हैं। जो भी बच्चे बना सकते हैं आप कमेंट करें मेरे लाला लियो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखा हूँ मेरे बाबू, ये नीट या जेई के लेवल से उठाए गए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन कई बार कई कंपटीशनों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया, आपके सामने रख दिया। नहीं तो मेरी पूरी प्लानिंग थी कि अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर चलेंगे, बट मुझे दिखा कि नहीं ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट छूट रहा है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। आप इसको ट्राई करें, कोशिश करें, एक बार कोशिश करें। और जो भी बच्चे बना सकते हैं पहले यस और नो में जो है, यस और नो में जो बच्चे बना सकते हैं, यस में जो है यानी कि कमेंट करें, यस में कमेंट करें। मैं देख रहा हूँ आप सबकी कमेंट को, मैं देख रहा हूँ। आप सोचते होंगे ना कि हम लोग आपके कमेंट को नहीं देखते हैं, नहीं मेरे बाबू, हम लोग पूरी हमारी टीम जो है आपके कमेंट को ही जो है देखते रहती है। कुछ बच्चे जो है कुछ बहुत ही, मैं क्या बोलूं, आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे जो है इधर उधर के कमेंट में लगे रहते हैं, पढ़ाई के ट्रैक से हट के कमेंट में लगे रहते हैं। तो वैसे मेरे बाबू आपका समय उतना ही लगता है जितना एक बच्चा जो है पढ़ाई पे कंसंट्रेशन देता है, बट आप जो है कमेंट में अपना टाइम बर्बाद करके अपनी पढ़ाई को स्किप कर देते हैं। जबकि देखें ना आप, मैं आपके एक एक टॉपिक्स को सेलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपके आने वाले फ्यूचर में जब आप जो है किसी बड़े कंपटीशन में, नीट हो, जेई हो, जिपमर हो, एनडीए हो, वैसे कंपटीशन में जब आप बैठे तो आपको कोई जो है स्किप नहीं करे, बट आप पढ़ाई को स्किप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे बाबू। इसलिए आप चेंज हो जाइए और पढ़ाई पर फोकस करिए। 5 व्हील का टारगेट है, और उस टारगेट में फिर से आपको बता दें कि 2021, 22, 23, 24, 25 जो भी फ्यूचर के एग्ज़ाम्स हैं, उस एग्ज़ाम में मेरे बच्चे जो हैं अगर टॉप 1 रैंक करते हैं तो शायद इस 5 व्हील की जो मकसद कामयाब मानी जाएगी। तो मेरी टारगेट है बाबू, मेरी पूरी टीम की टारगेट है कि बिल्कुल ईजी से ईजी भाषा में, बिल्कुल साधारण और सिंपल भाषा में जो है बेहतरीन से बेहतरीन, टफ से टफ बातों को आपके सामने रखना, ताकि जो भी बच्चे ये समझते हैं कि पढ़ाई बहुत टफ है, उनको ये पढ़ाई बोझ नहीं लगे, पढ़ाई जो बहुत खूबसूरत फील हो, और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत जो है रिजल्ट गेटिंग पढ़ाई हो, मटेरियल की जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी हो। ये 5 व्हील का टारगेट है मेरे बाबू। तो आप केवल अगर इन सारी बातों को एकदम बिल्कुल रेगुलर पढ़ते चले जाते हैं तो आपको बहुत अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है फेयर कॉपी को बनाएं, या इस वीडियो को जो कंटिन्यूअस, यानी इस लेक्चर को कंटिन्यूअस आप देखें। जब लेक्चर को आप कंटिन्यूअस देखेंगे तो हर एक टॉपिक जो सिलेबस में दी गई है हम लोग बिल्कुल टेकअप करेंगे, कवर करेंगे और आपके सामने रखेंगे। आप इस क्वेश्चन को विश्वास है कि अभी तक बना रहे होंगे, तो जो भी बच्चे बना लिए हैं बहुत शानदार बात है, बहुत खूबसूरत बात है। और जो बच्चे नहीं बना पाए हैं, मैं आपके सामने फिर से इस कॉन्सेप्ट को रख देता हूं, आप ट्राई करेंगे, फिर आपके लिए होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आप देखिए बाबू, मेरे एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। मैं आपको बताया हूं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस थर्ड चार्ज पार्टिकल को एक बार इसके आउटसाइड में रख लेते हैं, एक बार इस साइड में रख के चेक करेंगे।
एक बार इस साइड में रख के चेक करेंगे, एक बार बीच में रख के चेक करेंगे और चेक करेंगे कि उसकी पोजीशन यानी लोकेशन कौन सी बेस्ट होगी, जहां पर ये पार्टिकल बैलेंस हो सकती है, संतुलन में हो सकती है, इक्विलिब्रियम में हो सकती है। आपको उस पोजीशन को ही प्राप्त करना है, फाइंड करना है। इस दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है बाबू मेरे, आर। सबसे पहले हम लोग बीच में रख के चेक करते हैं। इस Q3 को बाबू मेरे Q3 बोले तो प्लस Q को हम लोग बीच में रखते हैं। इससे पहले वाली क्वेश्चन अगर थोड़ी सी टफ भी लगी होगी तो आप यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सेम बात है। जब बाबू मेरे Q3 को हम लोग बीच मिड पॉइंट पर रखते हैं, सपोज कीजिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि नेगेटिव जो होती है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। डेट मीन्स ये जो Q1 होगी इस Q3 को अट्रैक्ट करेगी बाबू मेरे। अगर ये अट्रैक्ट करती है तो जो Q3 पर फोर्स लगेगा, आप यूँ समझो कि फोर्स ऑन 3 और ड्यू टू 1 जो होगा ये Q1 के डायरेक्शन में होगा। फिर आप देख रहे हैं कि Q2 जो है मेरे बाबू, Q2 जो है मेरे बाबू ये पॉजिटिव है, Q2 जो है मेरे बाबू पॉजिटिव है और ये Q3 जो है यानी कि ये भी पॉजिटिव है। तो आपको तो पता है कि सेम चार्ज जो होती है एक दूसरे को रिपेल करती है। तो जब लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करती है तो मैं ये मानता हूँ कि Q2 के थ्रू जो Q3 पर फोर्स लगता है मैं उसको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, पैरेलल लाइन को कहीं भी रख सकते हैं, बस उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखना है। ये मान लीजिए मैं बाबू इसको यहाँ रख देता हूँ और ये हो गया आपका फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। और बाबू मेरे अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में तो क्या कोई एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और जब काउंटर बैलेंस नहीं करेगा तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है Q3, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में आप किसी भी पोजीशन पे रखेंगे वह किसी भी सिचुएशन में बैलेंस नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी एक पॉजिटिव और निगेटिव हो तो ये बीच में बैलेंस नहीं होगी। तो यूँ समझे कि इस कंडीशन में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी पार्टिकल इधर बीच में बैलेंस नहीं होगी। अब आओ बच्चों हम लोग इसको इस लेफ्ट साइड में रख के चेक करते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। आप राइट में भी रख के चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या सिचुएशन है मेरे बाबू, मान लेते हैं मेरे बाबू ये छोटे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चुन लिए हमने। इस पॉइंट को सपोज करो ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग एम मान लेते हैं। ये जो पॉइंट थी उसको हम लोग ओ मान लिए थे, इस पॉइंट को हम लोग एन मान लेते हैं। तो जब बात जो है पॉइंट एम पर हो जाए, यानी जो Q3 अगर पॉइंट एम पर हो, तो आप बताओ ये Q1 क्या करेगा उसको, आप कमेंट करके बताओ Q1 क्या करेगा उसको मेरे बाबू, Q1 क्या करेगा मेरे बाबू उसको बताओ आप लोग। Q1 नेगेटिव है और Q3 पॉजिटिव है, इसलिए Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा। Q1 इसको क्या करेगा मेरे बाबू, अट्रैक्ट करेगा। Q1 अगर अट्रैक्ट करता है, यानी Q1 अगर इसको अट्रैक्ट करता है तो Q1 के थ्रू जो फोर्स लगेगा Q3 पर, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 ये इन साइड लगेगा मेरे बाबू, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 ये इन साइड लगेगा। फिर अगर बात की जाए कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो आप देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि इस लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर ये लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है तो ये 3 पर जो फोर्स है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 की बात की जाए तो ये आउटसाइड होगा। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो नेट जीरो होगा कि नहीं, आप बताओ नेट जीरो होगा कि नहीं। तो आप यूँ कह सकते हो कि डायरेक्शन तो अपोजिट है, नेट जीरो होने के लिए, यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ यानी इक्विलिब्रियम ऑफ Q3 डेट मीन्स Q एफ नेट इक्वल टू कितना बाबू मेरे, एफ नेट इक्वल टू कितना, एफ नेट इक्वल टू 0। और यहाँ आपको दिख रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सॉरी दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर इसके मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो दोनों काउंटर बैलेंस करेगा। डेट मीन्स
हम लोग यूँ कह सकते हैं कि मॉड ऑफ 3 2 यानी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, अगर इसका मॉड जो है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 के बिल्कुल बराबर हो जाता है तो एफ नेट 0 जरूर होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। तब आप इसका मैग्नीट्यूड रखने की कोशिश करो। देखो इस सेकंड के और थर्ड के बीच में जो फोर्स लगेगा कितना होगा मेरे बाबू। आप ये डिस्टेंस r देख रहे हो और ये x देख रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा सेकंड और थर्ड के बीच का, ये k होगा। चार्ज की बात करें तो q होगा, सेकंड चार्ज की बात करें तो 4e होगा, और डिस्टेंस की बात करें मेरे बाबू तो ये r प्लस x होगा, r प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। चलो हम लोग F12 का F31 का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो इसके बीच में आप देखोगे तो ये फोर्स कितना, ये K होगा बाबू मेरे, चार्ज कितना ये Q3, फिर ये Q कितना बाबू E। हम लोग मॉड ले रहे हैं इसलिए माइनस भरने की जरूरत नहीं है। और डिस्टेंस कितना बाबू मेरे, डिस्टेंस कितना लोगे तो ये x स्क्वायर। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे लाल लालियों, यहाँ बच रहा है आपका 4 बाई आर प्लस एक्स, 4 बाई आर प्लस एक्स इक्वल टू आप देख सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर है, 1 बाई एक्स स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, यहाँ पर भी स्क्वायर है मेरे बाबू, तो ये हो जाएगा। आप देखोगे कि 4x स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से वही बात, आप इसको 2 और x का होल स्क्वायर कर दो, ये r प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, बोथ साइड से स्क्वायर छोड़ दो, तो ये r प्लस एक्स हो जाएगा। और ढूंढो बाबू मेरे x को इधर ला दो, तो यानी 2x और माइनस एक्स इक्वल टू r हो जाएगा। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि x का जो वैल्यू है वो r के इक्वल होगा, x का जो वैल्यू है वो r के इक्वल होगा। यानी छोटे वाले डिस्टेंस से अगर r होता है तो बड़े वाले डिस्टेंस से 2r हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको पता चल गया कि थर्ड का पोजीशन कहाँ होगा, तो छोटे वाले से r डिस्टेंस पे होगा। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, मुझे विश्वास है कि बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। एक बार इसके कारण फोर्स निकालोगे इनसाइड होगा, एक बार इसके कारण आउटसाइड, फिर नेट निकालने की कोशिश करोगे और उसके हिसाब से जो x का वैल्यू मिलेगा वही तुम्हारा नेट हो जाएगा, बट वो इन्फिनिटी मिलेगा मेरे बाबू। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो कोई भी पार्टिकल अगर बैलेंस है तो उस पर उसका पोजीशन कितना होगा, आप सिचुएशन देख के निकाल सकते हो। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो मेरे बाबू, हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ी सी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटता हूँ। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है कि आप बोर्ड से हटते नहीं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोटा वाला चार्ज प्लस में है और बड़ा वाला चार्ज माइनस में है। आपको Q3 के लिए पोजीशन ढूंढना है जहां नेट फोर्स 0 हो। तो यूं आप समझ लो, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं यहाँ पे। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें मेरे बाबू, तो जब भी ये दोनों चार्ज सेम नेचर का हो, फिर सुनना, जब भी ये दोनों चार्ज सेम नेचर का हो, यानी लाइक चार्जेज हो, यानी अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो जो थर्ड पार्टिकल है उसके लिए बैलेंस पॉइंट जो मिलेगा वो दोनों के बीच में मिलेगा। यानी इस साइड में या इस साइड में कभी भी वो पार्टिकल बैलेंस नहीं हो सकती। तो जब भी दोनों लाइक चार्जेज होंगे, यानी फॉर लाइक चार्ज इक्विलिब्रियम lies inside the both charge particle and vice versa। आप इस बात को समझ सकते हैं, अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल लाइक हो, डेट मीन्स पॉजिटिव हो,
या दोनों चार्ज पार्टिकल निगेटिव हो, तो जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसको कहाँ पर रखोगे कि बैलेंस होगा? तो दोनों के बीच में रखेंगे, यानी दोनों के बीच की जो पोजीशन होगी वहाँ पर वह पार्टिकल बैलेंस होगा। और यदि ये लाइक चार्जेज नहीं हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो उस कंडीशन में जो बाई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कभी भी बीच में नहीं मिलेगा, यानी इसके साइड आउटसाइड में मिलेगा, या तो इधर मिलेगा या तो इधर मिलेगा। मैंने उसी बात को लिख दिया है कि फॉर लाइक चार्जेज इक्विलिब्रियम पॉइंट लाइज इनसाइड द बोथ चार्ज पार्टिकल, यानी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा दोनों के बीच में होगा। कब? जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। यानी जो थर्ड चार्ज पार्टिकल रखेंगे वो बैलेंस कब बीच में होगा? तो जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो थर्ड चार्ज पार्टिकल बीच में बैलेंस होगा। और यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, या ये प्लस है और ये माइनस है, तो उस कंडीशन में ये बाहर होगा किसी एक साइड में। वाइस वर्सा में उल्टा होता है, यानी कि अगर दोनों अनलाइक है तो उस कंडीशन में ये बीच में नहीं होकर के आउटसाइड में होगा। तो आप देख रहे हो कि अगर ये प्लस है ये माइनस है तो बीच में तो हो ही नहीं सकता, बीच में तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यूँ देख लेते हैं कि इधर कहीं ना कहीं होगा। आप यहाँ चुन लो, सपोज करो कि ये x डिस्टेंस पर है, थर्ड पार्टिकल Q चार्ज को, यानी Q3 को हम लोग यहाँ रख लेते हैं। इसको हम लोग Q1 मानते आए हैं, इसको हम लोग बाबू Q2 मानते आए हैं। तो सोचो ये Q1 जो है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बाबू? यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये x है तो यहाँ से डिस्टेंस r प्लस एक्स हो जाएगी। ये प्लस है और ये प्लस है। आपको पता है कि लाइक चार्जेज रिपेल करती हैं, यानी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 जो होगी आउटसाइड होगी। यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपको पता है कि ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी ये जो फोर्स होगा ये इनसाइड होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो नेट जीरो हो जाएगा, यानी फॉर एफ नेट इक्वल टू जीरो, एफ नेट इक्वल टू जीरो क्या होना चाहिए बाबू मेरे? तो आपको पता है कि मोड ऑफ F31 इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ F32, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट दिख ही रहा है। आप वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये आपसे बन जाना चाहिए। इसके आगे आप बताएंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, या कोई बच्चा जो है x का वैल्यू फाइंड कर दिया हो तो बताएगा, टाइप करके बताएगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, विश्वास से आप आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे बाबू, इसको तुम बताओ, इस कंडीशन में देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा मेरे बाबू? आपके लिए ऑप्शन नंबर है आउटसाइड, आउटसाइड द बोथ चार्ज पार्टिकल, बोथ चार्ज पार्टिकल। ऑप्शन नंबर बी इनसाइड द बोथ चार्ज पार्टिकल। ऑप्शन नंबर 3 में फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। और ऑप्शन नंबर 4 में कह देंगे नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आप चुन के बताओगे, हालांकि आपको वैल्यू फाइंड करना है कि उस x का वैल्यू कितना होगा, तत्काल आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में आप सेलेक्ट करें, क्या जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा इन दोनों के बीच में मिलेगा? कर कि आउटसाइड द बोथ चार्ज पार्टिकल, यानी दोनों के यानी बाहर मिलेगा। एक प्लस है, दूसरा एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा दोनों के अंदर मिलेगा कि दोनों के बाहर मिलेगा? दूसरा ऑप्शन कि दोनों के बीच में मिलेगा, यानी कि इनसाइड द बोथ चार्ज पार्टिकल, यानी इसी लाइन पे बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। तीसरा कह रहा है कि बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, यानी फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। और ये कह रहा है कि नॉन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई सही नहीं है। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं मेरे लाल लालियों।
जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं और दूसरी बार फिर एक्स का वैल्यू आप फाइंड करें कि वो कौन सा पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है वो बैलेंस हो जाएगी। तो आप यूँ समझ लो, बहुत सारे बच्चों का जो है बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है, बहुत बेहतरीन आंसर, अति सुंदर। आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हो मेरे बाबू, बस यूं ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए, यूं ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए मेरे लाल लालियों, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बस यूं ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए, यही कंटिन्यूटी जो है आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। तो देखते हैं, यानी कि जब भी ये दोनों सेम नेचर का हो मेरे बाबू, तो बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में मिलता है, यानी एफ नेट का वैल्यू 0 कहाँ होगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी या डेट में सेकंड जो है सही है, बेस्ट है। तो ये तो रहा कि चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बेस्ट है, बट इसको जो है मैं आपसे ये पूछूंगा कि तो उस फिर जो दोनों के बीच में आंसर मिलेगा उसका वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो आप यूं ही चुन लेंगे, सपोज करिए कि ये एक्स डिस्टेंस पर है मेरे बाबू, जैसा कि हम लोग फर्स्ट बनाए थे, तो ये कितना होगा, r-x हो जाएगा, r-x हो जाएगा। आप यहाँ पर जब Q चार्ज पुट करोगे तो ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इनसाइड, इसके लिए इनसाइड होगा। और ये भी निगेटिव है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 ये जो है इसके साइड में होगा। देख रहा आपको कि दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, यानी फॉर एफ नेट इक्वल टू 0, एफ नेट इक्वल टू 0, आप समझ सकते हो मेरे लाल लालियों कि F31 का मोड जो होगा F32 के मोड के इक्वल होगा। आप वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आएगा कि नहीं मेरे बाबू, आंसर आएगा कि नहीं। आप इसका मैग्नीट्यूड पुट करोगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड, यानी फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, आपको एक्स का भी वैल्यू फाइंड करना है। चलो, तो आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, यानी जो नियम सीखा, उस पर बेस्ड जो है एक बहुत छोटी सी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है कई बेहतरीन कंपटीशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा मेरे बाबू कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू, यानी चार्ज क्यू डेट मीन थर्ड चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड बताना है फॉर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। याद करो जो वहाँ से हम लोग थ्योरी शुरू किए थे कि अगर कोई पार्टिकल बैलेंस है तो उस पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होना जरूरी है, और यदि कोई सिस्टम बैलेंस है तो उस सिस्टम के ईच पार्टिकल पर नेट फोर्स होना 0 होना जरूरी है मेरे बाबू। यानी कोई सिस्टम अगर बैलेंस है तो उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स पर नेट फोर्स 0 होगा, तब वह सिस्टम बैलेंस माना जाएगा, तब वह सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। और यदि कोई इंडिविजुअल पार्टिकल बैलेंस है तो उस इंडिविजुअल पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होगा, तब वह पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम में माना जाएगा, यानी संतुलन में माना जाएगा, बैलेंस में माना जाएगा। तो ये कह रहा आप देखिए मेरे बाबू, कर कि प्रीवियस में यानी कि हमने जो है ABCD करके जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उन प्रॉब्लम से आपको ये चारों प्रॉब्लम फिर से दोबारा सॉल्व करना है, बट यहाँ पर निकालने की बात दूसरी चीज़ है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मैं एक बना देता हूँ, बाकी आपसे बन जाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप बना दोगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे लाल लालियों। कर कि ये इतने शानदार क्वेश्चन है कि अगर मेरे को उस चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है कि उस मैग्नीट्यूड का वैल्यू बताइए। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था आपके पास कि एक चार्ज पार्टिकल था जिसका वैल्यू था ये प्लस में E, और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल था जिसका वैल्यू था प्लस 4E, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी मेरे बाबू, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी इसको हमने R माना था, या आपके प्रॉब्लम में जो R दिया गया था। अब आपको बताना है
कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो थर्ड चार्ज पार्टिकल को रख रहे थे तो वह पार्टिकल बैलेंस होती थी, उसके लिए आपने ये पॉइंट निकाला था कि x का वैल्यू कितना आया था मेरे बाबू, तो r/3 आया था। x का वैल्यू कितना आया था, r/3। आप याद करें, आप देख लें कि x का वैल्यू r/3 आया था, तो वह पार्टिकल जहाँ बैलेंस होती थी तो r/3 था। या आप फिर से निकाल भी सकते हो। तो कह रहा है कि अगर सोचो मेरे बाबू कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम इसी पोजीशन पे रख देते हैं, यानी ये इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर है, तो अब आपको बताना कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये किस मैग्नीट्यूड का होना चाहिए ताकि ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में रहे। तो अब आप बताओ, आराम से बना सकते हो। जब पूरी सिस्टम को बैलेंस होना है, अगर पूरी सिस्टम बैलेंस होने वाली है बाबू मेरे, तो पूरे सिस्टम की एक एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तब यह सिस्टम जो होगी बैलेंस होगी, अदरवाइज यह सिस्टम बैलेंस नहीं होगी, अदरवाइज यह सिस्टम बैलेंस नहीं होगी। तो अब आपको बताना है कि पूरी सिस्टम अगर बैलेंस है तो इस Q का वैल्यू कितना होगा, Q का अमाउंट कितना होगा मेरे बाबू। सबसे पहले आप देखो कि अगर ये चार्ज प्लस है और ये भी प्लस है, तो आप देखो ये पार्टिकल जो है इसको ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, इसको ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऑन, मान लो इसको हमने Q3 माना था, इसको हमने Q1 माना था, इसको हमने Q2 माना था। तो सोचो मेरे बाबू कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस आउटसाइड लगेगा। फिर अगर मैं ये बात करूं मेरे बाबू, मैं ये बात करूं कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू जो है सेकेंड चार्ज, यानी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 यानी सेकेंड चार्ज, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ये तो बैलेंस हो जाएगी अगर इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है तो। यानी बैलेंस कंडीशन में आप यूँ समझोगे कि बैलेंस कंडीशन में हम लोग लिए थे कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होता था। अगर आप इस डिस्टेंस को x मान लेते थे तो ये Q इंटू E बाई एक्स स्क्वायर, फिर ये Q इंटू 4E बाई r-x का होल स्क्वायर हुआ करता था। ये KQ से KQ और E से E कैंसिल कर दिया था आपने, ये एक्स स्क्वायर लिया था, और फिर ये 4 बाई r-x का होल स्क्वायर लिया था। फिर हमने इसको, मेरे लाल लालियों, हमने इसको ऐसे भी रख दिया कि 2 बाई r-x का होल स्क्वायर कर दो मेरे बाबू, आप इससे इसको कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा r-x इक्वल टू 2x, यानी r इक्वल टू 3x। तो फिर हमने बताया था कि x इक्वल टू कितना, तो r/3। ये तो लोकेशन मिल गया। ये कर रही Q का मैग्नीट्यूड आपको बताना है कितना होना चाहिए ताकि ये पूरी सिस्टम बैलेंस हो। ये पूरी सिस्टम बैलेंस होने के लिए सबसे पहले आपको नेचर ऑफ चार्ज पता लगाना पड़ेगा मेरे बाबू। बीच वाला तो पॉजिटिव होगा तब वो बैलेंस हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तभी भी बैलेंस हो जाएगा। क्यों? अगर बाबू मेरे ये पॉजिटिव है तो ये जो होगा उसको रिपेल करेगा, और यदि ये पॉजिटिव है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट है, ये बैलेंस हो जाएगा। अगर ये निगेटिव होता है तभी भी ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर ये अपोजिट फोर्स होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। क्या ये बैलेंस होगा? क्या ये बैलेंस होगा? और सिस्टम को बैलेंस होने के लिए सबको बैलेंस होना जरूरी है। तो सिस्टम को पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा फिर से एक बार इतना का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो फिर से हम लोग देखते हैं इसको मेरे बाबू। थोड़ी सी आप इसको केयर करोगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में, यानी बहुत बेहतरीन एग्जामों में ये कई बार पूछा जा चुका है। इस कॉन्सेप्ट को आप स्किप नहीं करोगे, इस कॉन्सेप्ट को आप छोड़ोगे नहीं। ये आगे की पढ़ाई भी आपकी बहुत आसान करने वाला है। तो चलो मेरे बाबू, अब हम यूँ सोचते हैं कि अगर ये प्लस है तभी भी बैलेंस हो जाएगा, माइनस है तभी भी बैलेंस हो जाएगा। बट ये पूरा सिस्टम बैलेंस होने के लिए इसको प्लस होना चाहिए या माइनस, इसको प्लस होना चाहिए या माइनस, पहले आप इस पर विचार करोगे।
ये था हमारा Q1 का वैल्यू E प्लस में, ये था मेरे बाबू Q2 का वैल्यू प्लस 4E, और हमने इसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल लिया था, वो भी x इक्वल टू कितनी डिस्टेंस पर, तो r/3 पे प्लस Q। अब आपको बताना है कि Q का मैग्नीट्यूड होना कितना चाहिए ताकि पूरी सिस्टम बैलेंस हो। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप इसके नेचर पर विचार करोगे, और मैं आपको बता दूं कि यदि ये दोनों चार्ज मेरे बाबू, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इसको निगेटिव होना ज़रूरी है, और यदि ये दोनों चार्ज निगेटिव हैं तो इसको पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तभी ये पूरा सिस्टम बैलेंस होगा, अदरवाइज पूरा सिस्टम बैलेंस नहीं होगा। देखो कैसे, मान लो कि हमको इसको बैलेंस करना है और ये तुम्हारा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके थ्रू जो इस पर फोर्स लगेगा मेरे बाबू आउटसाइड लगेगा, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन आउटसाइड लगेगा। और फिर मैं यूँ सोचता हूँ कि अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो इसके थ्रू जो फोर्स लगेगा मेरे बाबू, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 3, तो ये भी आउटसाइड लगेगा। क्या ये पार्टिकल यहाँ स्थिर होगा? बोलो हाँ या ना। ये कभी बैलेंस नहीं हो सकता है। फिर सोचो, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ तो ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो है सेकंड चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगाएगी, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये आउटसाइड होगी। ये प्लस है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये भी आउटसाइड होगा। ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। क्या ये बैलेंस होगा? बिल्कुल नहीं। ये भी बैलेंस नहीं होगा और ये भी बैलेंस नहीं होगा, और ये तो बैलेंस है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो फिर आप इस सिस्टम को बैलेंस मानोगे? बोलो यस और नो। मैंने तो बताया कि कोई भी सिस्टम बैलेंस तब मानी जाती है जब उसके ईच चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 हो। इस पर भी नेट फोर्स 0 नहीं है और इस पर भी नेट फोर्स 0 नहीं है, केवल इस पर नेट फोर्स 0 है, केवल इस पर नेट फोर्स 0 है। एक इधर है तो एक इधर है, तो ये सिस्टम बैलेंस नहीं है बल्कि ये पार्टिकल बैलेंस है। अब सोचो मेरे लाल लालियो, अगर मैं इसको निगेटिव ले लेता हूँ, मान के चलो ये पॉजिटिव है, मैं इसको निगेटिव ले लेता हूँ, तो क्या होगा बताओ? तो आप देखोगे मेरे बाबू, अगर ये निगेटिव हो जाता है तो आप देखोगे आप ये चीज़ें देखोगे, फील करोगे। आप यूँ समझो कि आप इसको, हम देखो कि फर्स्ट के थ्रू जो सेकंड पे फोर्स लगेगा ये आउटसाइड होगा F21, और ये जो थर्ड है इसके थ्रू जो सेकंड पे फोर्स लगेगा वो इनसाइड लगेगा मेरे लाल लालियो। ये अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 ये अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं बताओ? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर होते ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? बोलो यस और नो में, बोलो यस और नो में। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, ये बैलेंस हो सकता है। इसी तरह इस पे देखो कि ये सेकेंड चार्ज पार्टिकल जो है ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को, यानी सेकेंड चार्ज पार्टिकल जो है फर्स्ट को रिपेल कर रहा है, बट ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है, ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल ये तो अट्रैक्ट करेगा, ये तो अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ये तो इनसाइड हो जाएगा। देखो ये दोनों अपोजिट है कि नहीं? देखो मेरे बाबू ये दोनों अपोजिट है कि नहीं? अगर ये दोनों अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाते ये बैलेंस होगा कि नहीं? इस तरीके से ये भी बैलेंस हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा और ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो यानी पूरी सिस्टम को बैलेंस होने के लिए आपको इस पर बैलेंस का फोर्स ना निकाल के अगर हम लोग किसी एक किनारे वाले पे निकाल लें तो पूरी सिस्टम बैलेंस हो जाएगी। तो वही मैं लिख दूंगा कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम को बैलेंस होने के लिए मेरे बाबू, यानी फोर्स ऑन, यानी Q2 या Q1 पर जो है नेट फोर्स आप 0 ले लो, यानी आप यूँ समझ लो कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है तो ये बैलेंस हो जाएगा। यानी आप इसको सॉल्व करो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, आप दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो कितना होगा मेरे बाबू? ये K हो जाएगा, चार्ज Q है और ये 4E यानी कि ये E है, फिर ये 4E है, बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू मेरे? R² है। फिर मैं यूँ बोली कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, इसके और इसके बीच की फोर्स की बात किया जाए तो आप K लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे बाबू? आप K लिखोगे,
फिर इस फोर्स चार्ज का वैल्यू में मैग्नीट्यूड में Q लिख दोगे, उस चार्ज का वैल्यू 4E लिखोगे, और इसके बीच का डिस्टेंस देखो, अगर ये r/3 है तो ये हो जाएगा 2r/3 हो जाएगा मेरे बाबू। तो आप यहाँ 2r/3 लिखोगे। अब ढूंढो, क्या ये k से k कैंसिल होगा, क्या ये 4E से 4E कैंसिल होगा। यहाँ दिख रहा है तुमको कि E/r² हो रहा है। फिर ये ढूंढो, ये Q रहने दो, ये 3 का स्क्वायर 9 ऊपर चला जाएगा और ये 4 हो जाएगा, फिर ये r², तो ये r² से r² कैंसिल होगा। बताओ मेरे बाबू Q इक्वल टू कितना, ये 4E/9 होगा कि नहीं, 4E/9, यानी Q इक्वल टू कितना बाबू, 4E/9 होगा मेरे बाबू। यानी अगर पूरी सिस्टम बैलेंस है तो Q का वैल्यू कितना, तो 4E/9। ये पॉजिटिव में नहीं, बल्कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में ये फाइनली निगेटिव में आंसर होना चाहिए। इसकी वैल्यू निगेटिव में होगी, जैसा कि हम लोगों ने -4E/9 इसका आंसर होगा मेरे बाबू, -4E/9 होगा। आप तो चेक किए थे कि निगेटिव में होना चाहिए। अगर ये दोनों निगेटिव में होता तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव में होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप BCD को जो है बिल्कुल इसी मेथड से बनाएंगे, किसी एक को बैलेंस करेंगे दिमाग लगा के, या तो उसको या तो इसको। अगर इस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो सिस्टम बैलेंस हो जाएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें मेरे लाल लालियों। अब चलो ये देखो, बहुत बेहतरीन चैप्टर, ये नए चैप्टर की आगाज हो रही है मेरे बाबू। कूलम्ब्स लॉ को हम लोग सीख लिए हैं, और ये जो नई चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल उसी बच्चे को समझ में आएगा जो कूलम्ब्स लॉ को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाया होगा। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इसको समझना है, इसको सीखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बना के आना है, तो मेरा रिक्वेस्ट है बाबू कि आप कूलम्ब्स लॉ को एक बार जरूर ढंग से सीखें आप। और अगर आप कूलम्ब्स लॉ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 9 तक के जो है लेक्चर को कंटिन्यूअस देखें। मुझे विश्वास है कि आप कूलम्ब्स लॉ को बहुत बेहतरीन सीख पाएंगे। और यदि आप कूलम्ब्स लॉ सीख गए तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हवा मिठाई लॉलीपॉप सुनना समझता है सब, बिल्कुल लॉलीपॉप है। चाहिए बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। चाहिए तो कूलम्ब्स लॉ सीख के आओ, चाहिए तो कूलम्ब्स लॉ सीख के आओ। देखो तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत हो जाती है पढ़ाई। देखो मेरे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आपको ये दिख रहा है फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड का? देखो कितना जो है बेहतरीन सा नमूना इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको दिख रहा है। यानी किसी भी चार्ज के चारों ओर जो बहुत सारे जो है आपको जो है यानी एरो जैसे ओरिजिनेटेड या तो इनसाइड या तो आउटसाइड ओरिजिनेटेड जो है या टर्मिनेटेड जो है आपको एरो दिख रहा होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप उस चीज़ को यहाँ से और खूबसूरत तरीके से देख सकते हो कि एक चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों ओर से बहुत सारे जो है फोर्स अप्लाइंस आपको दिख रहा है। यूँ लग रहा है तो ये जितनी दूर में ये एरिया फैली हुई है, यानी जितने दूर में इसका इफेक्ट फैला हुआ है, उसी एरिया को, उसी जो है क्षेत्र को, उसी प्रभावित फील्ड को जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो किसी चार्ज के सराउंडिंग में उसके चारों ओर जो है उस चार्ज के द्वारा एक जो सराउंडिंग जो है क्रिएट की जाती है, यानी एक फील्ड जो है क्रिएट की जाती है। ऐसा फील्ड जिसमें दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखें तो वह चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को एक्सर्ट करती हो, यानी कि एक्सपीरियंस होता हो उस पर फोर्स का, उसी फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर समझेंगे कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में यानी अराउंड में एक ऐसी एरिया होती है जिस एरिया में हम लोग किसी सेकंड चार्ज पार्टिकल को रख दे तो जो सेंट्रल चार्ज पार्टिकल है उसको या तो अट्रैक्ट कर दे या तो उसको रिपेल कर दे,
तो जितनी दूर की एरिया तक यह अपना प्रभाव जो है अप्लाई कर सकता है, अपना इफेक्ट डाल सकता है, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। तो आप उस खूबसूरत सी डेफिनेशन को यहाँ देखेंगे कर कि द एरिया अराउंड एनी चार्ज इन विच अदर चार्ज पार्टिकल आप लिख सकते हो, अदर चार्ज पार्टिकल या अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज पार्टिकल ऑफ द गिवन चार्ज। यानी किसी गिवन चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसी एरिया जिस एरिया के अंदर हम लोग किसी अदर चार्ज पार्टिकल को ला दें। यानी सपोज करो बाबू मेरे पास ये एक चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं और ये चार्ज पार्टिकल अगर उसको अट्रैक्ट कर लेता है, इसका मतलब इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक फैला हुआ है। अगर थोड़ी सी और दूर ले जाएं और उसको भी अट्रैक्ट कर ले, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा दूर तक है। और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे कहीं ना कहीं कोई ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पर सिचुएटेड चार्ज को ये पार्टिकल जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा या रिपेल नहीं कर पाएगा, तो उसके बाहर जो है यानी कि वो जो पॉइंट होगा या वह जो एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का एरिया माना जाएगा। बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड जैसा ही तो है। आप जानते हो कि अर्थ है, अर्थ के पास में हम लोग किसी बॉडी को रखते हैं तो ये अर्थ पे गिर जाता है। थोड़ा और दूर ले जाओ, और ऊंचाई पर ले जाओ, हो सकता है फिर भी गिर जाए, थोड़ा और ऊंचाई पर ले जाओ फिर भी गिर जाए। बट ये बढ़ते बढ़ते कि एक ऐसी सर्टेन हाइट आती है जिसके बाद से पार्टिकल जो है अर्थ पे गिरती ही नहीं है, वो एस्केप कर जाती है। तो जितनी दूर के एरिया को अर्थ जो है अट्रैक्ट कर पाती है उसको हम लोग उस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वे में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मेरे बाबू और इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में यानी इसके चारों ओर कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जिसमें हम लोग किसी से अदर चार्ज पार्टिकल को रखें और वह जो चार्ज पार्टिकल हो इसके थ्रू या तो एट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का फोर्स एग्जर्ट करता हो, फील करता हो, महसूस करता हो, उसी एरिया को हम लोग क्या कहेंगे बाबू मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसको विद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बट आप जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के आप देखो कितनी शानदार जो है एकदम जानलेवा एनिमेशन आपको दिख रही है कि चार्ज पार्टिकल के पास जो है कैसे ये फोर्स अप्लायंस आ रहे हैं या जा रहे हैं। इसकी जो है एक रेंज दिख रही है, देखो बहुत सारी रेंज दिख रही है। तो मुझे विश्वास है आप निगेटिव चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनती है, इस तरह के लाइन में डिजाइन में होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनती है। आप एक चीज़ देखना बाबू मेरे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जो चार्ज पार्टिकल होती है उसके लगभग सेंटर से शुरू होती है और ये इनफाइनाइट तक फैली होती है। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाती है इसका इफेक्ट कम होते चला जाता है, कहीं ना कहीं जाके बिल्कुल प्रभावहीन हो जाती है, यानी इफेक्टलेस हो जाती है। और जहाँ तक ये फैली होती है वही उसका रेंज होगा, वही उसकी जो फील्ड की रेंज होगा, एरिया होगा। और ये सेंटर से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक फैली होती है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में यह जो है बहुत लो रेंजेज फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में सबसे बड़ी डिफरेंस समझ लो बाबू मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत हाई स्ट्रेंथ की होती है ग्रेविटेशनल फील्ड के रिस्पेक्ट में। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका रेंज बहुत छोटा होता है, वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैली होती, उसका रेंज कम होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज बहुत बड़ा होता है। ये चीज़ें आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे डूबोगे, ये नई चैप्टर हैं आपके लिए, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे डूबोगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, एकदम फार्मूले के साथ सिखाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए होंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन समझ गए हैं तो हम लोग थोड़ी सी इस बात को समझते हैं। एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी बाबू उसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है Q, और इस चार्ज पार्टिकल से R डिस्टेंस पर एक दूसरी चार्ज पार्टिकल, एक छोटी सी चार्ज पार्टिकल, हम लोग इसको Q0 पढ़ते हैं बाबू मेरे। और इस Q0 को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलते हैं।
टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। ये बहुत छोटी चार्ज पार्टिकल होती है। अब छोटी का मतलब आप केवल एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन ही नहीं समझना, छोटी का मतलब इसके रिस्पेक्ट में छोटी है। जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में एक फुटबॉल जो होता है बहुत छोटी पार्टिकल होती है, बिल्कुल वैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल बड़ी चार्ज पार्टिकल है उसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल छोटी ली जाएगी। जैसे अगर ये 100 कूलम का चार्ज हो तो आप इसको 2 कूलम 1 कूलम का रख सकते हो, या हो सकता है कि आप 1.5 कूलम का चार्ज ले लो, तो ये छोटी चार्ज पार्टिकल मानी जा सकती है या होगी। इसको हम लोग टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलेंगे बाबू मेरे, टेस्ट चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और इसका नाम टेस्ट चार्ज पार्टिकल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि इस पॉइंट पर जो है इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, यदि है तो कितना है, यदि है तो कितना है। चूँकि ये जो है टेस्टर के रूप में यूज किया जाता है इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोला जाता है। हिंदी में उसको जांच धनावेश बोलते हैं। तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल आप समझ गए। तो ये एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कहता है कि मान लीजिए बाबू मेरे कोई चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल का अपना एक फील्ड है, एक रेंज है। इस रेंज के अंडर में कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ओ पर है, कोई दूसरी पॉइंट है एम, और ये जो पॉइंट एम है इस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट एम पर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख देते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल को सोचो बाबू मेरे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो टेस्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही है, आपको पता है कि ये उसको रिपेल करेगा, और यदि ये निगेटिव होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल को ये रिपेल करता है। सपोज करो मेरे बाबू अगर इस पर फोर्स अप्लाई करता है एफ, यदि आप कूलम्स लॉ सीखे हैं तो देखिए फिर ज़रूरत पड़ गया कि नहीं उसका, आप कहाँ भाग के जाओगे कूलम्स लॉ से। अगर भागना कल्याण नहीं है मेरे बाबू, उससे डटे रहना कल्याण है। और डटे रहने के लिए आपको जो इससे पहले के लेक्चर्स जो है देखना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। तो इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पर अगर फोर्स लगता है, सपोज करो मेरे बाबू एफ फोर्स लगता है, यानी ये एफ फोर्स से उसको रिपेल कर रही है। तो सोचो बाबू मेरे, अगर हमने यहाँ पर एक छोटी सी चार्ज पार्टिकल रख दिया क्यू नट, तो उस क्यू नट को ये जो बड़ी चार्ज पार्टिकल है एफ फोर्स अप्लाई करती है, यानी एफ फोर्स से जो है उसको रिपेल करती है या एफ फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो सोचो अगर उस पोजीशन पर हम यूनिट चार्ज रख देते, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रख देते, तब ये जो चार्ज पार्टिकल होती है उसको कितने बल से अट्रैक्ट करती या कितने फोर्स से जो अट्रैक्ट या रिपेल करती। तो सीधी सी बात है कि यूनिट चार्ज पार्टिकल पर अगर एफ फोर्स लगा रही है तो यूनिट चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाएगी मेरे लाल लालियों। तो ये यूनिट पर एफ, तो यूनिट पर एफ बाई क्यू नट, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और आपको पता हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से इंडिकेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका वैल्यू फोर्स अपॉन चार्ज यानी एफ बाई क्यू नट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेट मीन्स ई इक्वल टू कितना हुआ मेरे लाल लालियों, ये एफ बाई क्यू नट हो रहा है, एफ बाई क्यू नट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है, एफ बाई क्यू नट। अब आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे, देखो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। देखो ना मेरे बाबू, यूनिट चार्ज पर एफ, तो यूनिट पर ना हम लोग निकाल रहे हैं कि यूनिट चार्ज पर कितना, यानी कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, यानी किसी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में, यानी मान लो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूर में फैली हुई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में कोई पॉइंट लेते हैं, कह रहे कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गिवन पॉइंट ऑफ द गिवन चार्ज पार्टिकल। समझना मेरे बाबू कि कोई चार्ज पार्टिकल है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज जो है बड़ी सी रेंज है, उस रेंज के अंडर में कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पर
एक चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं, तो उस क्यू नॉट की जगह पर अगर यूनिट कूलम्ब चार्ज रखेंगे, यानी यूनिट चार्ज रखेंगे, तो इसके थ्रू उस पर जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। यानी क्यू नॉट पर अगर एफ फोर्स लग रहा है तो यूनिट पर कितना लगेगा मेरे लाल लालियों, एफ बाई क्यू नॉट लगेगा, और इसी एफ बाई क्यू नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बता दोगे। तो जल्दी से आप टाइप करो, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे लाल लालियों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा मेरे लाल लालियों। आप इसका एसआई यूनिट बताओगे, एसआई यूनिट बताओगे मेरे लाल लालियों। एसआई यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन और इसका होता है कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, न्यूटन पर कूलम्ब। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं मेरे बाबू, तो डायमेंशन न्यूटन का होता है एम एल टी के पावर माइनस 2, और कूलम्ब का सभी बच्चे याद किए थे एटी, कूलम्ब का क्या याद किए थे एटी या आईटी। आप इसको अरेंज कर दोगे, आप क्या करोगे मेरे लाल लालियों, इसको अरेंज कर दोगे, एम ये एल रहने दो, ये टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -3 हो जाएगा, और ए के पावर मेरे बाबू -1 हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट याद रखोगे न्यूटन पर कूलम्ब, साथ साथ इसका डायमेंशन भी याद रखोगे एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1, यूनिट भी याद रखोगे और डायमेंशन भी याद रखोगे। अगर आप यूनिट और डायमेंशन समझ गए तो यूँ समझो मेरे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन जो होगा बाबू, इस टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाली फोर्स होती है उसी फोर्स के डायरेक्शन से दिया जाता है। तो सोचो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुई तो इसके द्वारा जो टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स तो आउटवर्ड लगेगा, किधर लगेगा मेरे बाबू, आउटवर्ड लगेगा। कब, अगर ये प्लस है तो इस टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करने का मीनिंग है कि आउटवर्ड लगेगा। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। बट अगर ये चार्ज निगेटिव हुई तो, अगर ये चार्ज निगेटिव हुई तो मेरे बाबू, अगर ये निगेटिव हुई तो टेस्ट तो पॉजिटिव है, उसको ये अट्रैक्ट करेगा, और इसको जब अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इनसाइड होगा, और जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा मेरे बाबू वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये निगेटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड, और यदि पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड। आप इस बात को फिर से इस एनिमेशन से एक बार देख लो कि अगर निगेटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन आप बारीकी से देखो मेरे बाबू, फील्ड आपको इनसाइड दिखेगा, इनसाइड दिखेगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आप देखो इसमें फील्ड आपको किस डायरेक्शन में दिखेगा, आउटसाइड दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉजिटिव के लिए और इनसाइड नेगेटिव के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डायरेक्शन, इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कितना बाबू मेरे, न्यूटन पर कूलम्ब, और डायमेंशन तो आप याद ही रखोगे। तो मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें आपको जो है बहुत बारीकी से समझ में आ गई होगी, ये चीज़ें आपको जो है बहुत बारीकी से समझ में, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। एक टर्म और छोटा सा है, कर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो मेरे बाबू, आपके सामने एक पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट पे सपोज करो ये है पॉइंट M और ये है O, इस पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रख देते हैं, तो आपको पता है कि इसके थ्रू इस पर फोर्स लगेगा F, इस पर फोर्स लगेगा F। तो अब आप बताओगे कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, F का वैल्यू कितना होगा मेरे बाबू। बड़ी शानदार टॉपिक से, बड़ी जानदार टॉपिक से, बड़ी बेहतरीन टॉपिक से आप बताओगे, कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओगे। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स का वैल्यू बताओगे कि कितना लगेगा, जल्दी से जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छा, काफ़ी बेहतरीन, बहुत अच्छा बाबू मेरे। तो
तो आप जानते हो कि इसके बीच में फोर्स के, ये क्यू, फिर ये क्यू नट है तो आप इसको क्यू नट ही रखोगे, बाय डिस्टेंस कितना रखोगे मेरे बाबू आर स्क्वायर, और ये फोर्स आउटवर्ड है तो आप इसके डायरेक्शन को ओ से एम की ओर ले रहे हो तो आप चाहोगे कि इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया जाता, आप ओ से एम लगा दो, ओ से एम लगा दो। तो सोचो मेरे बाबू कि इस चार्ज के थ्रू इस पर यूनिट पर इतना फोर्स लग रहा है, तो यूनिट पर कितना फोर्स लगेगा मेरे बाबू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना, अभी तो आप पढ़े थे एफ बाई कितना क्यू नट, एफ बाई कितना बाबू मेरे क्यू नट, तो एफ का वैल्यू कितना पुट करोगे, देखो यहाँ से ये के क्यू नट बाई कितना मेरे बाबू आर स्क्वायर, डायरेक्शन ओ से एम की रखोगे और ये क्यू नट रखोगे, क्यू नट से क्यू नट कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना हुआ मेरे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर और फिर ये डायरेक्शन हो गया ओ से एम की ओर। इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है आपका फार्मूला हो गया इतना। बट अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूं, इसका मैग्नीट्यूड लिख दूं, इसका केवल मैग्नीट्यूड लिख दूं, अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो कितना होगा मेरे बाबू, तो आप इसका डायरेक्शन छोड़ दोगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के क्यू बाई कितना मेरे बाबू आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आपको के का वैल्यू याद है, हाँ या ना में बताएं, क्या आपको के का वैल्यू याद है, यदि याद है तो आप कमेंट में बताएं के का वैल्यू कितना लेते थे मेरे बाबू, हम लोग के का वैल्यू लेते थे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट एयर या वैक्यूम के कंडीशन में। तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला कितनी हो जाएगी मेरे बाबू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, फिर ये देखो क्यू बाई कितना बाबू मेरे आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में आप इसका वैल्यू इतना नोट कर सकते हो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये फार्मूला हो गया, फोर्स अपन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टर फॉर्म में भी देखोगे तो एक ये फार्मूला हो गया, फिर स्केलर फॉर्म में देखोगे तो एक ये फार्मूला हो गया, या के का वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो एक ये फार्मूला हो गया। तो आप देख लो मेरे बाबू मेरे लाल लालियों कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो फोर्स अपॉन चार्ज या कितना, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन सिचुएशन देख के बना देना है। अगर डायरेक्शन छोड़ भी देते हो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर या के का वैल्यू पुट कर दोगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो कैसा रहा ये टॉपिक्स, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शुरुआत हो रही है मेरे बाबू, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, आप यहीं से अपनी पढ़ाई को शुरू कर ले। अगर आप यहाँ से भी अपनी पढ़ाई को शुरू कर लेते हैं तभी भी मुझे विश्वास है कि आप धीरे धीरे जो है बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे अपने सिलेबस पर। आज जिस बच्चे को सिलेबस पे पकड़ होती है ना मेरे बाबू, रिजल्ट उसी का होता है। अगर आपको सिलेबस की बातें नहीं आती है, बाकी सारी दुनियादारी की बातें आती हैं, तो आपको तो पता है कि रिजल्ट नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है। और पढ़ाई तो का मुख्य लक्ष्य है पहले रिजल्ट उसके बाद दुनियादारी, और यदि आप पहले ही दुनियादारी में लग जाते हैं तो फिर आपकी रिजल्ट नहीं होती है, और जब आपका रिजल्ट नहीं होगा, आप सक्सेस नहीं होते हैं, तो फिर दुनिया को आप तो समझते हैं लेकिन दुनिया आपको समझती है क्या, बोलिए हाँ या ना। यदि दुनिया आपको नहीं समझती है, दुनिया उस नज़र से आपको नहीं देखती है जो आपके उम्र में लड़का पढ़ करके सक्सेस हो जाता है, और उसको जिस नज़र से देखती है उस नज़र से दुनिया आपको नहीं देखती है। भले आप दुनिया को किसी भी नज़र से देखें, तो हमारा कर्तव्य है बाबू कि आपको समय समय पर सजेस्ट करते रहना, समय समय पर जो है आपकी छुपी हुई एनर्जी को जो है यानी प्रेरित करते रहना, और आप उस एनर्जी को इस्तेमाल कर दीजिए इस सिलेबस को सीखने में, और पहले आप जगह बनाइए, पहले आप सक्सेस हो जाइए, फिर आप दुनियादारी में लग जाइए। यही तो जीवन का लक्ष्य है, यही तो जीवन का उद्देश्य है, और यही तो उद्देश्य इस 5 व्हील का भी है। तो फिर हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद।